Hello friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. सो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास से। तो देखिए आज आपका 9th नंबर का प्रैक्टिस सेशन है ये। इससे पहले 8th क्लासेस में आप लोगों की अपलोड कर चुकी हूँ। जिन बच्चों ने ये क्लासेस नहीं देखी है वो इन क्लासेस को भी जा करके देख लीजिए। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं जो भी एग्जाम में आए हैं अब तक, उन सब क्वेश्चन का मैंने यहाँ पर आपका प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट किया है विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। हम इन चीज़ों को देखेंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के क्वेश्चन से। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है। इसके अलावा देखिए एक चीज़ मैं आपको और बता देती हूँ, जो एनसीईआरटी की नोट्स की क्लासेस हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी। तो देखिए ये क्लासेस भी आपकी मेरे चैनल पर चल रही हैं। तो जिन बच्चों ने थ्योरी क्लासेस नहीं देखी हैं वो इन क्लासेस को भी जा करके देख लीजिए। स्टार्ट करते हैं हमारे आज की क्लास से। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है। देखिए निम्नलिखित कथनों ए और बी पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। देखिए ए पॉइंट यहाँ पर है, लाखों ग्रामीण महिलाएं जो सूत काट कर अपनी जीविका चला रही थीं वे 19वीं शताब्दी के मध्य तक बेरोजगार हो गईं। बिल्कुल सही पॉइंट है। बी पॉइंट यहाँ पर है, 1830 के दशक तक भारतीय बाजार ब्रिटेन में बने सूती कपड़े से पट गए और 1880 के दशक तक स्थिति यहाँ तक हो गई कि भारत के लोग जितना सूती कपड़ा पहनते थे उनमें से 2/3 ब्रिटेन में बना होता था। तो देखिए ये पॉइंट भी यहाँ पर बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए दोनों ही पॉइंट सही हैं और ए का कारण बी है। देखिए ए जो हुआ है, जो ए पॉइंट में चीज़ें बोली गई हैं उसका जो कारण है वो क्या है, बी है। जिस वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो क्या हो गई थी, बेरोजगार हो गई थी। अब देखिए यहाँ पर थ्योरी पोर्शन देख लेते हैं। देखिए भारतीय कपड़े का पतन किस तरीके से हुआ। तो देखिए ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास से भारतीय कपड़ा उत्पादकों पर कई तरह के असर पड़े। पहला ये, अब भारतीय कपड़े को यूरोप और अमेरिका के बाज़ारों में ब्रिटिश उद्योगों में बने कपड़ों से मुकाबला करना पड़ता था। दूसरा, भारत से इंग्लैंड को कपड़े का निर्यात मुश्किल होता जा रहा था क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भारत से आने वाले कपड़े पर भारी सीमा शुल्क थोप दिए थे। अब देखिए इसी वजह से क्या हुआ, तो देखिए इंग्लैंड में बने सूती कपड़े से 19वीं सदी की शुरुआत तक भारतीय कपड़े को अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप के परंपरागत बाज़ारों से बाहर कर दिया था। इसकी वजह से हमारे यहाँ के हज़ारों बुनकर बेरोजगार हो गए। सबसे बुरी मार बंगाल के बुनकरों पर पड़ी। ब्रिटिश और यूरोपीय कंपनियों ने भारी माल खरीदने बंद कर दिए और उनके एजेंटों ने तयशुदा आपूर्ति के लिए बुनकरों को पेशगी देना बंद कर दिया। तो देखिए इसी वजह से क्या हुआ था यहाँ पर कि ब्रिटेन में जो कपड़ों का उद्योग था वो बढ़ता गया और भारत में जो लोग थे वो बेरोजगार होते गए। अब देखिए यहाँ पर जो पॉइंट दिया गया है वो मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। देखिए 1830 के दशक तक भारतीय बाजार ब्रिटेन में बने सूती कपड़ों से पट गए। दरअसल 1880 के दशक तक स्थिति यह हो गई थी कि भारत के लोग जितना सूती कपड़ा पहनते थे उनमें से 2/3 ब्रिटेन का बना होता था। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट तो आपको यहीं से मिल गया, सेकंड पॉइंट तो आपको यहीं से मिल गया। ठीक है, अब देखिए बल्कि सूत काटने वालों की भी हालत खराब हो गई थी। जो लाखों ग्रामीण महिलाएं सूत काट कर ही अपनी जीविका चला रही थी वो भी बेरोजगार हो गई। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट आपका ये हो गया। इसी वजह से देखिए जब पहली ये वाली चीज़ घटी तभी तो जो महिलाएं थी वो बेरोजगार हुई। तो इसी वजह से जो कारण है वो क्या है, दूसरा जो पॉइंट है वो कारण है पहले के होने का। ठीक है, तो देखिए दोनों पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं। एनसीईआरटी की बुक के ही नोट्स हैं, देखिए ये 8th क्लास का मैं आपको बता रही हूँ। 8th क्लास भी आपकी मैंने स्टार्ट कर दी है, तो सब नोट्स को अच्छे से पढ़ते रहिए क्योंकि देखिए क्वेश्चन पेपर जो है वो आपका एनसीईआरटी से ही प्रिपेयर होता है। देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, दिए गए कथन ए और बी पर विचार करें। देखिए ए कथन यहाँ पर है, नवीकरणीय संसाधन असीमित होते हैं और इन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता। देखिए जो नवीकरणीय संसाधन है उनमें से कुछ ही असीमित होते हैं, सारे असीमित नहीं होते हैं, कुछ ही असीमित होते हैं। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट तो यहाँ पर गलत है। मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता, ये बिल्कुल सही है। इसके अलावा बी पॉइंट देखते हैं, अनवीकरणीय संसाधन की तुलना में नवीकरणीय संसाधन जल्दी पुनः पूरित हो जाते हैं। तो देखिए ये पॉइंट बिल्कुल सही है कि अनवीकरणीय संसाधन की तुलना में जो नवीकरणीय संसाधन है वो जल्दी क्या हो जाते हैं, पुनः पूरित हो जाते हैं। इसलिए देखिए यहाँ पर ए पॉइंट तो गलत है लेकिन बी क्या है यहाँ पर सही है। ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर थ्योरी पार्ट देख लेते हैं। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन है जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं, जिनको जो क्या होते रहते हैं, दोबारा दोबारा बनती रहती हैं चीज़ें। उनमें से कुछ असीमित होते हैं और कुछ
देखिए इनमें से कुछ तो असीमित होते हैं और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट तो यहीं से मिल गया। देखिए कुछ असीमित होते हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ पर लिखा हुआ है कि नवीकरणीय जो संसाधन होते हैं वो क्या होते हैं, असीमित होते हैं, इसलिए फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, गलत हो गया। जैसे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, इनका क्या होता है, पुनः ये पूरित हो जाती हैं, लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधनों जैसे जल, मृदा और वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडारण को प्रभावित कर सकता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं यहाँ पर अनवीकरणीय संसाधन। तो अनवीकरणीय संसाधन वे होते हैं जिनका भंडार सीमित है। देखिए ये क्या है, ये लिमिटेड मात्रा में है। भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत या फिर पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। इस प्रकार के संसाधन अनवीकरणीय कहलाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो नवीकरणीय संसाधन होते हैं वो अनवीकरणीय संसाधनों की तुलना में क्या होते हैं, जल्दी कंप्लीट होते हैं, जल्दी पुनः पूरित किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोनों ही पॉइंट आपके क्या हो जाएंगे। देखिए सेकंड पॉइंट जो है वो बिल्कुल सही हो गया और फर्स्ट पॉइंट जो है वो यहाँ पर गलत हो गया। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, देखिए निम्नलिखित कथन ए और आर को पढ़िए। कथन ए है ग्रेनाइट ठोस चट्टानें हैं तथा बिल्डिंग बनाने, सजावटी व सिलबट्टे के तौर पर प्रयोग में लाई जाती हैं। देखिए ए पॉइंट बिल्कुल सही है। जो ग्रेनाइट होती हैं वो क्या होती है, ठोस चट्टानें होती हैं जिनका प्रयोग बिल्डिंग बनाने, सजावटी, सिलबट्टे के तौर पर किया जाता है। अब देखिए ये जो ठोस ग्रेनाइट चट्टानें ये कैसे बनती हैं, देखिए पृथ्वी की भूपर पट्टी के बहुत नीचे धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेते हैं। तो देखिए ये पॉइंट भी यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट सही हो जाएगा, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल सही है। ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है वो सही व्याख्या कर रहा है ए की, कि जो ठोस चट्टान है वो किस तरीके से बनती है। तो पृथ्वी के बहुत नीचे धीरे धीरे जो लावा होता है उसके ठंडे होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा होता है। तो देखिए भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनका चुनाव किसके द्वारा होता है, मंत्रियों और उनके मुखियाओं के परिषद, योग्य नागरिकों द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव या फिर निर्वाचक मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव, पंचों सहित सभी चयनित सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। तो देखिए निर्वाचक मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव होता है किसका, राष्ट्रपति का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम धारा 2005 निम्न में से किस कारण हेतु लैंगिक समानता की ओर एक कदम है। तो देखिए लैंगिक समानता की ओर एक कदम है। यह बेटियों को विवाह के बाद भी पैतृक कुल नाम रखने का अधिकार देता है, या फिर यह बेटियों को पिता की संपत्ति पर अधिकार दिलाता है, या यह सबसे बड़ी संतान यानी कि लड़का या लड़की को पिता का उत्तराधिकार मानता है, यह केवल गैर विवाहित बेटियों का पिता के ज़मीन पर अधिकार मानता है। तो देखिए जो हिंदू अधिकार अधिनियम धारा 2005 है इसमें क्या चीज़ें कही गई हैं। तो देखिए यह बेटियों को पिता की संपत्ति पर अधिकार दिलाता है। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही है। थ्योरी देख लेते हैं। देखिए हिंदू अधिकार संशोधन अधिनियम 2005, तो देखिए ये जो अधिनियम लाया गया 1956 में जो अधिनियम था हिंदू अधिकार अधिनियम, इसमें संशोधन किया गया और संशोधन होने के बाद 5 सितंबर 2005 को भारत के राष्ट्रपति से इसको मंजूरी मिली और 9 सितंबर 2005 से ये लागू हुआ। अब देखिए इस अधिनियम के तहत हिंदू अधिकार से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए, जिनमें से देखिए फर्स्ट पॉइंट है, इस अधिनियम के तहत मिताक्षरा कानून के तहत आने वाले संयुक्त हिंदू परिवारों में बेटी को जन्म से ही बेटे के बराबर अधिकार मिले। बेटी को सहदायिक संपत्ति में वही अधिकार मिले जो बेटे को मिलते हैं। तीसरा पॉइंट है, इस अधिनियम के तहत पैतृक संपत्ति और व्यक्तिगत संपत्ति में उत्तराधिकार का नियम लागू होता है। फोर्थ पॉइंट है, इस अधिनियम के तहत उत्तराधिकार कानून के मुताबिक ही संपत्ति का बंटवारा होता है, न कि किसी इच्छा पत्र के जरिए। तो देखिए इस कानून को लाने का जो सबसे मेन उद्देश्य था वो यही था कि जो बेटियां होती हैं उनको अपने पिता की जो पैतृक संपत्ति होती है उसमें से उनको भी अधिकार है अपनी संपत्ति लेने का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, भारतीय डैश के दिन को याद करने के लिए गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो देखिए किस चीज़ को याद करने के लिए गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, भारत के पहले आम चुनाव, भारत की स्वतंत्रता, संविधान के लागू होने या फिर संविधान का लेखन पूरा होने। तो देखिए किस चीज़ की याद में, तो वो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 संविधान के लागू होने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थानांतरित कृषि से संबंधित। स्थानांतरित कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए ए पॉइंट है, ये भारी वर्षा वाले क्षेत्र हैं। बी है, यह तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्रों से प्रचलित होती है।
सी पॉइंट है, इसे कर्तन एवं दहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए यहाँ पर तीनों ही पॉइंट क्या है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। थ्योरी देख लेते हैं। देखिए जो स्थानांतरित कृषि होती है, स्थानांतरित कृषि अमेज़न बेसिन के सघन वन क्षेत्रों, उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और उत्तरी पूर्वी भारत के भागों में प्रचलित है। ये भारी वर्षा और वनस्पति के तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्र हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट तो यहाँ से मिल गया। वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है, तब राख को मृदा में मिलाया जाता है तथा मक्का, रतालू, आलू, कसावा जैसी फसलों को उगाया जाता है। भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद वह भूमि छोड़ दी जाती है और कृषक नए भूखंड पर चला जाता है। स्थानांतरित कृषि को कर्तन व दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। तो देखिए सारे पॉइंट आपको यहाँ से मिल गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत में अंग्रेजों के शासन के दौरान निम्न में से कौन से संगठन ने जाति उन्मूलन पर मुख्य ध्यान दिया? तो देखिए सनातन धर्म सभा, एशियाटिक सोसाइटी, भारत धर्म महामंडल या फिर सत्यशोधक समाज। तो देखिए भारत में अंग्रेजों के शासन के दौरान निम्न में से जाति उन्मूलन पर जो मुख्य ध्यान है वो किन्होंने दिया? सत्यशोधक समाज। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है? महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर ने औपनिवेशिक शिक्षा का विरोध किया। महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर ने औपनिवेशिक शिक्षा का समर्थन किया। देखिए समर्थन तो नहीं किया था। महात्मा गांधी ने औपनिवेशिक शिक्षा का विरोध किया किंतु टैगोर ने इसका समर्थन किया, बिल्कुल गलत है। टैगोर ने औपनिवेशिक शिक्षा का विरोध किया किंतु महात्मा गांधी ने इसका समर्थन किया। तीनों ही पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है, दोनों ने ही इसका विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में निम्न में से किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो देखिए किस प्रकार के वन यहाँ पर पाए जाते हैं? आंध्र पर्णपाती वन, सूक्ष्म पर्णपाती वन या फिर शीतोष्ण पर्णपाती वन। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों वन तो यहाँ पर पाए नहीं जाते हैं, केवल ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति नहीं, मतलब कहीं नहीं दी गई है। यह कथन किस समाज सुधारक के साथ जुड़ा हुआ है? तो देखिए जो प्राचीन ग्रंथ हैं उसमें विधवाओं को जलाने की अनुमति नहीं दी गई थी। ये किसका कथन है? श्रीनारायण गुरु का है, स्वामी दयानंद सरस्वती का है, सुभाष चंद्र बोस का है या फिर राजा राम मोहन रॉय का है? तो देखिए यहाँ पर जो सही पॉइंट है वो है ऑप्शन नंबर 4 राजा राम मोहन रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, रूढ़िबद्ध धारणाओं के संबंध में निम्न वाक्यों पर ध्यान दीजिए। देखिए ए पॉइंट यहाँ पर है, रूढ़िबद्ध धारणाएं हमें प्रत्येक व्यक्ति को अनोखे और अलग व्यक्ति जिसके पास खास गुण व क्षमताएं हो सकती हैं के रूप में देखने से रोकती हैं। बिल्कुल सही है। जो रूढ़िबद्ध धारणाएं होती हैं वो हमें प्रत्येक व्यक्ति को अनोखे और अलग व्यक्ति जिसके पास खास गुण या क्षमताएं होती हैं उनको देखने से रोकती हैं। बी पॉइंट है, रूढ़िबद्ध धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती हैं। ये पॉइंट भी यहाँ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पॉइंट है, रूढ़िबद्ध धारणाओं का हम सब पर प्रभाव पड़ता है क्योंकि इनके चलते हमें उन कामों को करने का मौका मिलता है जिनमें हम अच्छे हैं। देखिए उन कामों को करने का मौका हमें नहीं मिलता है जिनमें हम अच्छे हैं, तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। आज ही मैंने आप लोगों को ये चैप्टर पढ़ाया पॉलिटी की क्लास में, सेकंड चैप्टर है रूढ़िबद्ध धारणाएं, जिसमें मैंने आपको डिटेल में पढ़ाई हैं। तो ये चैप्टर आप देख लीजिएगा, सारी चीज़ें आपको वहीं इस चैप्टर में मिल जाएंगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ए और बी पॉइंट सही हैं। इसके अलावा जो सी पॉइंट है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि देखिए जो रूढ़िबद्ध धारणाएं होती हैं वो उनका प्रभाव हम सब पर पड़ता है, इसीलिए हम उन कामों को छोड़ देते हैं जिन कामों में हम अच्छे होते हैं। ठीक है, तो उन कामों को करने का मौका नहीं मिलता है हमें जिनमें हम अच्छे होते हैं, तो ये पॉइंट गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ ए और बी ही सही हैं। तो देखिए जितने भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई थी वो सारे क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं मैंने आप लोगों को। डेली ऐसे ही प्रैक्टिस सेशन आपका होता रहेगा। इसके अलावा जो थ्योरी क्लासेस हैं वो भी आपकी एनसीईआरटी की कंटिन्यूसली चल रही हैं मेरे चैनल पर, तो इन क्लासेस को भी आप देखिए। अगर आप नोट्स अच्छे से पढ़ेंगे तो क्वेश्चंस भी आपको अच्छे से समझ आएंगे। ठीक है, और जितनी भी चीज़ें मैं आप लोगों को करा रही हूँ सब चीज़ें मैंने आपको एनसीईआरटी के नोट्स में प्रोवाइड की हुई हैं, तो इन नोट्स को भी देखिए। इसके साथ साथ आप जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको भी साथ साथ करते रहिए। काफ़ी अच्छे स्कोरिंग मार्क्स आपको सीटेट के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो देखिए आज की क्लास आपकी यहीं पर कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।